हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आज का विषय हमारा है मनोविज्ञान। यानी मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे और इसके कार्य क्षेत्र समझेंगे। तो आइए बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र, यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ये जो है सबसे बड़ी बात, इसको मनोविज्ञान है क्या? यानी मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी इसको हम लिख भी सकते हैं, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये हुई। अच्छा, इसमें जब हम किसी भी प्राणी के व्यवहार की बात करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, तो इसके व्यवहार क्या है ये भी समझना जरूरी है। यानी व्यवहार क्या है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहार का कॉन्सेप्ट ये है कि मानव या प्राणी के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से की जाने वाली समस्त क्रियाएं उसके व्यवहार में सम्मिलित रहती है। एक तो ये आप समझ लीजिए कि मनुष्य के द्वारा या प्राणी के द्वारा जो भी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं, जो शारीरिक, मानसिक और दैहिक क्रियाएं हैं, उन्हीं को हम उसका व्यवहार कहते हैं। और मनोविज्ञान इन व्यवहारों का, इन क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यवहार क्या है। दूसरा, इसको अगर हम इसके और विस्तार में जाएं तो मानव व्यवहार में जैसे कि पशु पक्षी है, अब आप कहेंगे हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, व्यक्ति के मन का विज्ञान, लेकिन प्राणियों के भी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इसकी अलग अलग शाखाओं में। उस पर जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो अभी बात करूंगा आगे। तो यानी व्यवहार में पशु पक्षियों के व्यवहार भी सम्मिलित रहते हैं। एक तो ये आप बात जान लीजिए। दूसरी बात, मानसिक और दैहिक क्रियाएं क्या क्या है। देखिए, मानसिक क्रियाओं में और दैहिक क्रियाओं में क्या क्या है। जब हम मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, मानसिक क्रियाएं, इसमें आता है आपका चिंतन, मनन। चिंतन आप कर रहे हैं तो एक मानसिक प्रक्रिया है, और मनन कर रहे हैं तो वो भी एक जो है मानसिक प्रक्रिया है। भाव प्रकट कर रहे हैं, भाव भंगिमा जिसको हम बोलते हैं। संवेग, ये भी एक मानसिक प्रक्रिया है। आवेग, यानी ये सारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, किन कारणों से आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, संवेग, आवेग, ये सब हमारी मानसिक क्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती हैं। और इन क्रियाओं के होने के कारण हमारा जो बाह्य व्यवहार है, शरीर का ये जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। इन सारी क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। और ये हमें इसकी जो अनुभूतियाँ हैं उन सब चीज़ को हम मनोविज्ञान के अंदर समझने का काम करते हैं, अध्ययन करते हैं इसका। मनोविज्ञान शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ में बात करें तो सीधा सीधा इसका एक अर्थ है कि मन का विज्ञान है ये। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम करें, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, शाब्दिक अर्थ यानी मनोविज्ञान बराबर मन का विज्ञान। ये एक मन का विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है, मनोविज्ञान की ऐसी शाखा जो मन का अध्ययन करती है। ये इसका सिंपल सा अर्थ है। और अगर दूसरे शब्दों में इसका बात करें तो इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजी है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। साइकी प्लस लोगस।
लोगस। और इसका जो साइकी और लोगस है, इन दोनों को मिलाकर के बना है साइकोलॉजी। साइक का अर्थ होता है आत्मा से, जिसको हम कहते हैं आत्मा, साइक। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी जिसको हम अध्ययन कहते हैं, अध्ययन। इसको अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं सोयल कहते हैं इसको, और ये स्टडी। तो इसे नहीं, आत्मा का अध्ययन। अब ये आत्मा का अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये इसका शाब्दिक अर्थ जरूर है, लेकिन आज मनोविज्ञान के अंदर जब मनोविज्ञान का जन्म हुआ शुरू में, तो ये कहाँ से आया, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। ये मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दर्शन शास्त्र, जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, उसकी एक शाखा थी जिसमें इसका अध्ययन किया जाता था। आत्मा, परमात्मा के बारे में बात करना, ये दर्शन का विषय रहा है, और वहीं से ये आया निकल करके। तो जब दर्शन, इसके मनोविज्ञान की थोड़ी यात्रा पे हम बात करें, इसकी यात्रा कैसे कैसे चल के आई, तो ये मनोविज्ञान आज जो हम व्यवहार का विज्ञान जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ कहाँ से किन किन पड़ावों पर चल के आया, इस पर थोड़ी चर्चा मैं करूँगा। तो ये जो मनोविज्ञान था, जिसको आज हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं या व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये व्यवहार का विज्ञान बहुत बाद में बना। सबसे प्रारंभ में इसे जो है दर्शन शास्त्र की शाखा से इसका उदय हुआ, और प्लेटो जैसे, डेकार्टे, ऐसे कुछ विद्वानों ने, दार्शनिकों ने इसको 16वीं शताब्दी के लगभग, उससे पूर्व में इसको जो है आत्मा का विज्ञान माना। तो मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं मनोविज्ञान के इस लंबी यात्रा का, ये मनोविज्ञान किन किन पड़ावों से होकर के यहाँ तक पहुँचा है, जिसको आज हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसको माना गया आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान। यानी सबसे पहले, और ये 16वीं शताब्दी से पहले की बात है, ये जब अरस्तु, प्लेटो जो एक दूसरे के शिष्य थे, डेकार्टे, इन दार्शनिकों ने इसको जो है मनोविज्ञान की ये जो शाखा है, जिसको हम आज व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, इसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना, और इन्होंने कहा कि ये विज्ञान की वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो आत्मा का अध्ययन करती है। लेकिन इसमें एक परेशानी हुई बाद में कि अब आत्मा का विज्ञान तो है, लेकिन कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, इस आत्मा का स्वरूप क्या होगा, इसकी परिभाषा करने में कई वैज्ञानिक असफल रहे, और वो इसको प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि आत्मा तो जो है एक निराकार रूप है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, तो उसकी परिभाषा व्यक्त नहीं करी जा सकी। तो फिर जो चीज़ हम देख नहीं पा रहे, जिसके स्वरूप के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो ये दुविधा रही 16वीं शताब्दी तक, और 16वीं शताब्दी तक आते आते, 16वीं शताब्दी तक इस विज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान माना गया, लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते इसको अस्वीकार कर दिया गया। किसको? आत्मा का विज्ञान, इसको अस्वीकार कर दिया गया, और उसके बाद इसको कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरे नंबर पे मन / मस्तिष्क का विज्ञान। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा की परिभाषा स्पष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि हम मस्तिष्क के बारे में जानना चाहते हैं, उसके व्यवहार के बारे में। व्यवहार शब्द का तब तक इस्तेमाल नहीं था, तो मन का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो 16वीं शताब्दी के बाद इसको जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी अध्ययन करते हैं इस विज्ञान के अंदर, वो मन से संबंधित है और मस्तिष्क से संबंधित है। यानी साइंस ऑफ माइंड, माइंड की जो साइंस है, मन का जो विज्ञान है, उसी में हम अध्ययन करते हैं। तो इसको मन का विज्ञान कहना चाहिए या मस्तिष्क का विज्ञान कहना चाहिए। ऐसा इसमें 16वीं शताब्दी के बाद शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है, हम इसको मन का विज्ञान मान लेते हैं, लेकिन मन को कैसे स्पष्ट करोगे, मन क्या है? तो वही आत्मा और मन वाली बात है। जो स्थिति आत्मा के विज्ञान के रूप में थी, वही परिस्थिति यहाँ हो गई।
मस्तिष्क किसको कहा जाए? मस्तिष्क का कोई स्वरूप नहीं है, मस्तिष्क की अपनी कोई प्रकृति नहीं है जिसको हम देख सकें या दूसरे को बता सकें। तो जब मन और मस्तिष्क ही स्पष्ट नहीं होगा तो अध्ययन किसका करेंगे? तो ये परिभाषा भी, ये जो विचार था कुछ दिनों तक ये चलता रहा और 16वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी के लगभग में जाकर के ये वाला विचार भी इसका जो है कैंसिल हो गया और ये अस्वीकार कर दिया गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद तीसरा फिर आया चेतना का विज्ञान, फिर आया चेतना का विज्ञान। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मन मस्तिष्क का विज्ञान कहना ठीक नहीं है, बल्कि इसको हमें चेतना का विज्ञान कहना चाहिए। चेतना शब्द का इनका अर्थ था कि जो कुछ भी क्रियाएं मनुष्य करता है या जो कुछ भी गतिविधि करता है या जो कुछ व्यवहार करता है वो चेतन अवस्था में करता है। जब वो चेतना उसमें होती है तभी वो करता है। मृत व्यक्ति में जब चेतना नहीं होती तो वो कोई व्यवहार नहीं करता, इसलिए इसको चेतना का विज्ञान कहा जाना चाहिए। तो कुछ दिन तक ये धारणा चलती रही और इसके संबंध में जेम्स सली, विलियम जोन्स और जेम्स सली वगैरह, ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया और इन्होंने इसको चेतना का विज्ञान कहा। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही परिस्थिति आई कि चेतना है क्या, इसको कहा क्या जाए। ये तो ठीक है कि कॉन्शियस माइंड है, चेतना है, चेतनावस्था में आदमी क्रिया करता है, लेकिन चेतना की व्याख्या कैसे की जाएगी? चेतना हम कहेंगे किसको हम कैसे दूसरे को बताएंगे चेतना क्या है? तो चेतना का स्वरूप, अर्थ और प्रकृति स्पष्ट ना होने के कारण इसको भी जो है अस्वीकार कर दिया गया। और 20वीं शताब्दी तक आते आते 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नया विज्ञान आया, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, ये जो वैज्ञानिक आए, मनोवैज्ञानिक ने, इन्होंने कहा, इसमें थे स्किनर, वुडवर्थ और वाटसन। जे.बी. वाटसन व्यवहार विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इसमें वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ, इन लोगों ने कहा कि चेतना की परिभाषा स्पष्ट नहीं हो सकती, लेकिन चेतना के कारण जो मनुष्य क्रियाएं करता है उनको हम व्यवहार कहते हैं और व्यवहार का ही हम अध्ययन करते हैं। और व्यवहार हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। माने मस्तिष्क के अंदर कोई क्रिया हो रही है तो उसको हम तब तक नहीं दे सकते जब तक वो बाहरी रूप में प्रकट ना हो। तो यानी इसको, क्रियाओं को ही व्यवहार कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि इसको व्यवहार का विज्ञान कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हम इसमें मनुष्य की क्रियाओं, गतिविधियों और व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए इस मनोविज्ञान की शाखा को व्यवहार का विज्ञान कहा जाना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी से लेकर के आज तक जो आधुनिक मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं उसका नाम है व्यवहार का विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत हम जो भी अध्ययन करते हैं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मतलब मनुष्य के द्वारा की जाने वाली मानसिक शारीरिक क्रियाएं जो हैं, जो बाह्य रूप से प्रकट होती हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और व्यवहार का विज्ञान माने मनोविज्ञान। यानी आज की तारीख में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो है आज, जिसको हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये विचारधारा अभी स्वीकृत है और यही अभी चल रही है। भविष्य में क्या होगा ये अलग बात है। तो ये एक सफ़र था इसका, मनोविज्ञान का। पहले इसने आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और फिर व्यवहार का विज्ञान की परिभाषा को स्वीकार किया। वुडवर्थ ने इसकी बहुत बड़ी परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने इसके बारे में लिखा है। वुडवर्थ ने, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने, मैं लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहा हूँ इसको, मनोविज्ञान ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया और फिर अपनी चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार का विज्ञान की विचारधारा को या प्रणाली को स्वीकार करता है। ये वुडवर्थ ने कहा है इसके बारे में एक लाइन। तो ये था आपका मनोविज्ञान, यानी जिसको हम आज का व्यवहार विज्ञान कहते हैं। ये किन किन रूपों में यहाँ तक पहुँचा है वर्तमान स्वरूप तक, ये मैंने इस पर थोड़ी चर्चा की। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो नोट बना सकते हैं इसके। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये तो इसके थोड़ा सा रेफरेंस की मैंने बात की, इसकी यात्रा कहाँ कहाँ तक आई। तो मनोविज्ञान के अर्थ की जहाँ तक बात है, यानी मनुष्य और प्राणियों के द्वारा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है
वही जो है मनोविज्ञान कहलाता है, यानी मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। एक तो सिंपल बात है। इसकी परिभाषाएं कुछ दी गई हैं, तो परिभाषाओं पे हम बात करेंगे। परिभाषाएं इसकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दी हैं। वारेन एक थे, वारेन के अनुसार, वारेन ने क्या कहा व्यवहार के बारे में? इन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। इन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। बहुत बढ़िया परिभाषा इन्होंने दी है समझने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है ये है, जीवधारी माने इसमें मनुष्य भी है, प्राणी भी आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, और वातावरण जिस वातावरण में वो रहता है उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। माने इसमें कभी मनोविज्ञान का मतलब है व्यवहार का विज्ञान, और व्यवहार की जो परिभाषा दी गई है मनुष्य या प्राणी द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से की जाने वाली समस्त क्रियाएं उसका व्यवहार है। तो अब यहाँ पर जो जीव जिस वातावरण में रहता है वो वातावरण के अनुसार क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। या तो वातावरण के साथ वो क्रिया करेगा या व्यक्ति के साथ क्रिया करेगा। तो व्यक्ति भी एक वातावरण है। माने 10 लोग कहीं बैठे हैं तो वो आपस में एक दूसरे का जो है व्यवहार उसके क्रिया के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो एक वातावरण बन जाता है। तो उनकी जो आपसी पारस्परिक अंतरक्रिया है, एक दूसरे के बीच जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उसी को हम अंतरक्रिया कहते हैं। ये उनसे संबंधित विज्ञान है, यानी जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतरक्रिया से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। ये परिभाषा इन्होंने एक दी है। दूसरी इसकी एक परिभाषा और आप देख लें, एक दो परिभाषा मैं और बता दूं आपको। वुडवर्थ ने भी ये कहा है, एक वुडवर्थ ने कहा कि वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी अब ये समझिए कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यवहारों का विज्ञान है। यही बात इन्होंने कही। वातावरण के संबंध में व्यवहार, जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण के अनुसार आप अपनी क्रिया करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, और ये उन्हीं से संबंधित एक विज्ञान है जिसका मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो ये परिभाषाएं हो गई आपकी। तो परिभाषाएं आपने समझी, इसका मनोविज्ञान का अर्थ समझा, इसका विकास क्रम समझा। अब इसकी अगर उस क्षेत्र की हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। तो इसकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है, फहरिस्त है। तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा ना जाकर के थोड़ी संक्षिप्त में आप पर चर्चा करता हूँ। तो यदि हम कहेंगे कि मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फिर बात करता हूँ अगले टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब मैं बात करता हूँ परिभाषाओं के बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र की। ये अर्थ की बात हुई, परिभाषा की बात हुई, क्षेत्र की बात मैं करता हूँ। तो अगर हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है। देखिए, इसकी लगभग 21-22 शाखाएं हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ये मनोविज्ञान कार्य करता है। और इस मनोविज्ञान की वजह से आज विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य बहुत तरक्की कर रहा है। इसका अध्ययन करने के बाद आप इसे सामान्य मनोविज्ञान भी कह सकते हैं,
मैं इनको थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मैं शॉर्ट में लिखना शुरू करता हूँ। यानी सामान्य मनोविज्ञान इसमें जिसमें हम मनुष्य के और प्राणियों के सामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम कहते हैं सामान्य विज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें विशिष्ट व्यवहारों का या विशेष क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में हम बालकों की या बच्चों की गतिविधियों का, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हो जाता है किशोर मनोविज्ञान। किशोरों की मानसिक अवस्थाओं का, उनके व्यवहारों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो स्पेशल किशोर मनोविज्ञान होता है। इसके बाद एक होता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान, इसमें हम प्रौढ़ों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। ये किशोर बाल विज्ञान, यानी बच्चे जो 12 साल तक के बालक होते हैं उनको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो किशोर 13 से 18 वर्ष तक के होते हैं उनकी व्यवहारों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। जो प्रौढ़ हैं, जो 25 साल से ऊपर के हो गए, 35 साल तक हो गए या 35 साल से ऊपर के हो गए, इनमें जो प्रौढ़ जिनको हम कहते हैं 35 साल से ऊपर और 50 साल तक, इनका व्यवहारों का अध्ययन इसमें इस शाखा में किया जाता है। इसके बाद देखिए अलग अलग हम बात करें तो सैन्य मनोविज्ञान, ये बहुत सारी शाखाएं इसकी हैं। सैन्य मनोविज्ञान में सैनिकों के मनोबल का, उनके व्यवहारों का, उनकी गतिविधियों का, सेनाओं में जो स्पेशल मनोवैज्ञानिक जाते हैं जो सेनानियों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, लड़ाई में काम करते हैं मनोविज्ञान विधियों का प्रयोग करके, तो ये सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसके बाद परामर्श मनोविज्ञान होता है। परामर्श यानी जब परामर्श यानी काउंसलिंग हम करते हैं, परामर्श मनोविज्ञान, इसमें हम परामर्श देते समय जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति होता है उसके गतिविधियों का, उसकी क्रियाविधियों का, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये परामर्श मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें हम वो करते हैं। दैहिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान मतलब ये एक अगली शाखा इसकी ये है। दैहिक में हम शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, एक ये हो गया। इसके अलावा नैदानिक, अगर हम बात करें नैदानिक मनोविज्ञान 9 में, नैदानिक मनोविज्ञान जिसमें हम व्यक्ति की मानसिक जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें हम मानसिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद फिर उसका निदान हम ढूंढते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसके बाद आपका जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मतलब है जो ज्ञान से संबंधित है। संज्ञानात्मक क्रियाएं जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो सीखने की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन जिसमें करते हैं उसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद एक औद्योगिक होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान में हम इंडस्ट्री में या उद्योगों में काम करने वाले लोगों के बीच उनका मानसिक अध्ययन, उनके व्यवहारों का अध्ययन, उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से लोग उद्योगों में काम करते हैं, मिलजुल के आपस में उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम औद्योगिक मनोविज्ञान में करते हैं। एक होता है आपका सामाजिक मनोविज्ञान। समाज में व्यक्ति किस प्रकार रहता है, आपस में जो उनकी अंतःक्रियाएं किस प्रकार घटती हैं, सामाजिक मनोविज्ञान में हम व्यक्ति के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, वो समाज में किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका अध्ययन करते हैं। और एक होता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं, यानी व्यक्ति का विकास किस प्रकार होगा, किस प्रकार उसका विकास किया जा सकता है, तो उसका अध्ययन हम विकासात्मक मनोविज्ञान में करते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो एक होता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। व्यक्तिगत
मनोविज्ञान, पर्सनल साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। इसमें व्यक्तिगत लोगों का अध्ययन किया जाता है और कुछ विशेष लोगों के बारे में अध्ययन करके उनकी क्रियाविधियों के बारे में फिर उनका जनरलाइजेशन किया जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद एक व्यक्तित्व मनोविज्ञान भी होता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करती है। क्या क्या होता है उसमें, व्यक्तित्व मनोविज्ञान। ये लिखने में थोड़ा अगर समझ में ना आ रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ, आप इसको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन मैं आपको इसकी शाखाएं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आप कह सकते हैं इसको, एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ये इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अलावा एक होता है मनोमितिक मनोविज्ञान। मनोमितिक मनोविज्ञान ये भी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जो है, इसमें सबसे पहली बात है मापन से संबंधित। ये जो मन के अंदर जितने भी हमारी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, योग्यता होती है, बुद्धि होती है, और इन सब का मेजरमेंट यानी मापन करने की जो होती है वो सब मनोमितिक कहते हैं। मेजरमेंट करना, बुद्धि का मापन करना, आपकी योग्यता का मापन करना, उपलब्धि का मापन करना, ये मनोमितिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, इसको हम कहते हैं। अगला देखिए, अगला एक होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिखा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे ही आपकी आगे चर्चा चलनी है। और इन सारी चीज़ों को तो मैंने बताया है आपको कि मनोविज्ञान इन इतने क्षेत्रों में काम करता है, इसकी शाखाएं हैं, ये इसका कार्य क्षेत्र है। लेकिन हमारा जो मकसद है और हमारी जो बातचीत होनी है वो सबसे ज़्यादा होनी है शिक्षा मनोविज्ञान पे, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, यानी शैक्षणिक परिस्थितियों में या शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षणिक परिस्थितियां मतलब विद्यालय के अंदर जब विद्यालय से संबंधित गतिविधियां, पढ़ाई से संबंधित गतिविधियां, सीखने और सिखाने से संबंधित गतिविधियां, इनमें जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है उन सब का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान, और इस पर मैं अगला एक टॉपिक भी आपका देने वाला हूँ। तो साथियों, ये तो था आपका मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र। मैं समझता हूँ ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। शिक्षा मनोविज्ञान पे मैं एक अलग से एक वीडियो डालने वाला हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझे बगैर आपका शिक्षा शास्त्र आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षा विज्ञान, और इनमें दोनों में आपस में क्या संबंध है, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं समझता हूँ। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी मुझे दीजिए, मैं आपका सुझावों का स्वागत करूँगा। इसी के साथ ही इस उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसे लाइक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।